हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे सल्फर के यौगिक के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सल्फर तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे सल्फर के यौगिक। तो यहाँ पे जो सबसे पहला यौगिक है सल्फर का, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है SO2 होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और सल्फर के साथ जुड़ा है, तो सल्फर और 2 ऑक्सीजन के लिए डाई और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो वायु में सल्फर रहता है या फिर आयरन पायराइट रहता है, उसको जलाने पे SO2 बनता है। तो ये देखो सल्फर का ये अणु है S8+। वायु में इसको जला रहे हैं हवा की उपस्थिति में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का अणु बनता है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला में किसी भी जो सल्फाइड रहेगा SO3 वाला, जो भी किसी भी पदार्थ का सल्फाइड हो, SO3 वाला यौगिक हो, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जो सल्फाइड का SO3- आयन रहेगा, 2- आयन, और सल्फ्यूरिक अम्ल से H+ आयन मिलता है। ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, H2O+ SO2 बनाता है। तो ये हो गया दूसरा प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तीसरा विधि देखेंगे तो औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन भी करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसके लिए जो सल्फाइड अयस्क है उसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, और भर्जन से यह उत्पाद के रूप में मिलता है। तो जो भर्जन की क्रिया है इसको आप लोग 10वीं 9वीं में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। गलन, भर्जन, ऊर्ध्वपातन, ये सबको अच्छे से 9वीं 10वीं में बताया है। तो ये है सल्फाइड ApS2+, जो है भर्जन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ उसको जलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ap2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये हो गया इसको बनाने की विधि। अब जो है यहाँ पे जो भी गैस बनेगा उसको क्या करेंगे, शुष्क करने के बाद, माने ड्राई करने के बाद उसको दाब द्वारा द्रवीकृत करते हैं। प्रेशर डालेंगे और गैस के रूप में है उसको किस रूप में लाएंगे, लिक्विड रूप में, माने कि द्रव रूप में लाते हैं। और स्टील के सिलेंडरों में इसको क्या करते हैं, संग्रह करके रखा जाता है। तो स्टील के सिलेंडरों में किसको रखते हैं, SO2 गैस को रखते हैं। अब देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले यह क्या है, एक रंगहीन है किंतु बहुत झंझनाहट वाली, तीक्ष्ण गंध वाली यह गैस है। और यह जो है दम घोटने वाली गैस है। इसके संपर्क में अगर आएंगे तो दम घुटने से क्या होता है, बहुत ही माने कि खतरनाक गैस है जो दम घुटाने का काम करती है। और यह जो गैस होती है वह वायु से भारी होगी वजन में, और इस गैस को अगर जल में घोलेंगे तो यह जल में विलय हो जाएगी। और इसकी जो विलयशीलता है प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, फव्वारे का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है बुक में। इसमें एक बीकर है, उसमें जल लिया हुआ है, उसमें एक ठो ट्यूब लगा दिए हैं, और ट्यूब के ऊपर एक ठो क्या किए हैं, ये क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क का। ये जो गोल दिख रहा है ना कांच का बर्तन, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क लगाए हैं किसके ऊपर, ट्यूब के ऊपर में। अब इसको स्थिर करने के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, स्टैंड से उसको कस दिए हैं, और यह है स्टैंड। अब इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे एक ठो छिद्र है ट्यूब में, और SO2 गैस इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब यहाँ से जल यहाँ पे जाएगा ट्यूब से होते हुए, तो यहाँ पे फव्वारा के रूप में निकलेगा, और यहाँ पे SO2 गैस बना हुआ है। तो ये क्या है, SO2 का यहाँ पे जल जब इसके संपर्क में आता है तो फव्वारा के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित होता है। यह हो गया। अब इसमें
जल में अत्यधिक विलय है, माने कि जल के संपर्क में आते ही विलय होकर के SO2 का फव्वारा यहाँ पे बनता है। इसको अगर हम लोग ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रखेंगे तो ये क्या होगा, एक प्रकार के द्रव में चेंज हो जाएगा और वह द्रव कलरलेस या रंगहीन होता है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया इसका भौतिक गुण। अब देखेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आएगा, यह गैस स्वतः नहीं जलती है, माने कि अपने आप नहीं जलेगी और जलने में सहायक भी नहीं होती है, माने कि अगर आग जल रहा है उसके संपर्क में इसको लाएंगे तो ये जलने में सहायक भी नहीं होती है। अब मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व जब सल्फर डाइऑक्साइड के वातावरण में आते हैं तो क्या हो जाता है, जलने लगते हैं या फिर जलते हैं। यहाँ पे दिया है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व जब सल्फर डाइऑक्साइड के वातावरण में आएंगे तो जलेंगे। तो यह मैग्नीशियम या पोटेशियम और ये सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आ रहे हैं तो जल करके क्या बना लिया, देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और पोटेशियम से पोटेशियम सल्फाइड बन गया और यहाँ पे इसका भी सल्फाइड बना है और ये भी एक सल्फाइड ऑक्साइड दोनों का यौगिक बन गया। तो ये जल करके इससे रिएक्शन ये कर लेता है कोई भी पोटेशियम मैग्नीशियम जैसा तत्व। अम्लीय गुण में क्या होगा, जल में विलय करेंगे तो यह क्या करेगा, अम्ल का निर्माण करेगा। तो जल में इसको घोल रहे हैं H2O प्लस SO2 तो क्या बना लिया, सल्फ्यूरस अम्ल यहाँ पे बन गया। H2SO3 को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल बोलेंगे और H2SO4 अगर यहाँ पे होता तो उसको बोलते सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, जल में विलय कर रहे हैं तो यह किस में निर्मित हो रहा है, अम्ल का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। ये हो गया। अब इसी अम्लीय गुण के कारण इसको क्या करते हैं, देखो कोई भी चीज़ अम्ल रहेगा तो क्षार से क्रिया करके लवण बनाएगा और क्षार रहेगा तो अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण अभी पढ़े हैं। तो ये क्या करेगा, क्षार के साथ क्रिया करेगा और अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और SO2 क्या है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पे साल्ट या फिर लवण का निर्माण करेंगे प्लस यहाँ पे वाटर भी बनेगा। तो ये हो गया। इसी प्रकार से ये भी एक क्षार है, सोडियम सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्शन करके क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे बना रहे हैं। ये सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये SO3 सल्फेट, ये हो गया। अब देख लेते हैं कि योग अभिक्रिया। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह योग अभिक्रिया कोई भी यौगिक जहाँ पे प्रदर्शित करता है तो क्या करेगा, योग अभिक्रिया में वह किसी भी यौगिक के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा और जुड़ करके योगात्मक यौगिक या योगात्मक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, वो कहलाता है योग अभिक्रिया। तो यहाँ पे सल्फर डाई जो ऑक्साइड है क्लोरीन के साथ योग अभिक्रिया बोल रहे हैं, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे SO2Cl2 का निर्माण होता है जिसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। ये हो गया। अब देखते हैं कि सोडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या करेगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जैसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रहता है ना N2O5, उसी प्रकार से ये क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है तो V2O5 है। यह क्या है, उत्प्रेरक, एज ए उत्प्रेरक यहाँ पे कार्य कर रहा है, कैटालिसिस के समान कार्य कर रहा है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेगा, इसके जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा और डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया इसमें। अब देखते हैं कि जो लेड है, लेड ऑक्साइड से जब संयोग करता है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड,
तो ये क्या बनाएगा, लेड सल्फेट का निर्माण करेगा। PbO2 क्या है, लेड ऑक्साइड है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बना रहा है, PbSO4 बना रहा है। इसका SO2 और इसका O2, तो SO4 हो गया और Pb हो गया ये। उसके बाद देखते हैं इसका अपचायक गुण। तो अपचायक गुण में क्या करेगा, नमी की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन देने के कारण इसमें अपचयन करने तथा विरंजक करने का गुण पाया जाता है। अपचायक गुण का मतलब है कि यह जो भी H+ आयन देगा वह क्या करेगा, अपचायक कहलाता है। H+ आयन का जुड़ना माने कि अपचयन होना, तो जो H आयन का जुड़ना माने H का जुड़ना माने कि अपचयन होना, तो जो भी H आयन रिएक्शन करने के बाद मुक्त करेगा इस प्रकार से H ना, इसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। तो इस प्रकार का हाइड्रोजन जो भी मुक्त करेगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है पहले वाटर से रिएक्शन किया, उसके बाद क्या कर रहा है, यह सल्फ्यूरस अम्ल बनाया H2SO3। उसके बाद ये क्या किया, सल्फ्यूरस अम्ल बनाने के बाद फिर से वाटर से रिएक्शन किया और यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन मुक्त किया। तो नवजात हाइड्रोजन SO2 का जल से रिएक्शन से मिला है, तो जो SO2 है वह अपचायक का काम करता है, ये यहाँ से प्रूफ हुआ। अब देखते हैं कि जो हैलोजन है उसको हैलोजन अम्ल में अपचयित कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग दोनों अभिक्रिया को नहीं पढ़ पाओगे, जैसे कि ये एक अभिक्रिया ये एक अभिक्रिया और इन्हीं दोनों को जोड़ के ये तीसरा वाला रिएक्शन बना है, तो आप लोग सीधा तीसरे को पढ़ना। माने कि जो दो ठो यहाँ पे दिया है हैलोजन, यहाँ पे दिया है हैलोजन का हैलोजन अम्लों में अपचयित कर देता है, तो यहाँ पे इन दोनों को नहीं पढ़ पाओगे तो सीधा इस वाले को पढ़ना, इसको और इन दोनों को छोड़ देना, इतना को। तो यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना, हैलोजन को हैलोजन अम्लों में अपचयित करता है, और सीधा इस वाले को देखना, इस दोनों को मत देखना, ज़्यादा हो जाएगा। तो SO2 + H2O + Cl2, यहाँ पे देखो Cl क्या है, हैलोजन है, हैलोजन फैमिली का मेंबर है, तो हैलोजन है, क्लोरीन है। तो SO2 हैलोजन के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बनाया, HCl बन गया। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, तो हैलोजन अम्ल में अपचयित करता है बोल रहे हैं ना। तो हैलोजन पहले क्लोरीन था, हैलोजन था, अब यहाँ पे इसके साथ SO2 क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, SO2 और H2O लिए, तो इसमें के हाइड्रोजन को निकाल के इसके साथ जोड़ने का काम कौन किया, SO2 किया है। तो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है और इसको क्या बना दिया, हैलोजन को हैलोजन अम्ल बना दिया। तो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है माने क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। कहीं पे भी हाइड्रोजन का जुड़ना माने कि अपचयन होना। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयित करने का काम कौन कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड अपचयित करने का काम कर रहा है। अब देखो अम्लीकृत KMnO4 का विरंजन करता है। विरंजन का मतलब क्या है, KMnO4 जो है वो कलरफुल रहता है, माने कलर वाला एक ठो कंपाउंड है। अब विरंजन माने कि कलरलेस करेगा, इसको कलर को उड़ा देगा। तो अम्लीकृत माने अम्ल में जब KMnO4 लेंगे उसको SO2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उसको कलरलेस कर देगा। तो अम्लीकृत KMnO4 का ये क्या करता है, विरंजन करने का काम करता है। तो इसके लिए भी इस सब को छोड़ देना, समझ नहीं आएगा तो सीधे किसको देखोगे, इस वाले रिएक्शन को देखना। यहाँ पे देखो KMnO4 है, तो जो KMnO4 है यहाँ पे प्लस SO2 लिए हैं प्लस H2O लिए हैं। यहाँ पे बोला था ना कि KMnO4 और SO2 का गुण पढ़ रहे हैं, तो SO2 तो लेंगे ही, प्लस H2O लिया है। अब यहाँ पे K2SO4 बना, इसी में से K2SO4 और क्या बना, MnSO4 और H2SO4। तो जो KMnO4 था कलरफुल था, यहाँ पे MnSO4 मैग्नीज सल्फेट उसी से बना दिया, प्लस पोटेशियम सल्फेट बना दिया, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। तो इसको तोड़ मोड़ के 3 ठो यौगिक बना दिया, तो इसका जो कलर है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
तो विरंजन करने का काम उसी को यहाँ पे करता है। आगे देखेंगे कि जो फेरिक आयनों का फेरस आयनों में अपचयित करता है। देखो फेरिक आयन किसको बोलेंगे, Fe3+ को बोलते हैं फेरिक आयन और Fe2+ को बोलते हैं फेरस आयन। तो जो Fe3+ है इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 है और Fe2+ का ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो अपचयित कर रहा है माने कि ज़्यादा ऑक्सीकरण से कम ऑक्सीकरण अवस्था में ला रहा है, माने कि अपचयित कर रहा है। तो SO2 और जल से जब फेरिक आयन को रिएक्शन कराएंगे तो Fe2 और सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो ये क्या हुआ, Fe3+ को Fe2+ में यहाँ पे चेंज करने का माने अपचयित करने का काम SO2 करता है। अब देखेंगे अम्लीकृत K2Cr2O7, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 को हरे क्रोमिक लवण में अपचयित करेगा। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो H2O के संपर्क में ये भी रिएक्शन होगा तो उसका H+ आयन मिलेगा। तो ये जो है Cr2O7 -, इसी से ये क्या बना है, ये वाला बना है Cr2O7 और इसका 2- प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O का H+। ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सल्फेट आयन और जल और क्रोमिक आयन यहाँ पे बनता है। तो ये सब का जो मिक्सचर बनता है वो क्या कहता है, ग्रीन कलर का रहता है। अब देखेंगे अम्लीकृत आयोडेट को आयोडीन में अपचयित करेगा। जो आयोडेट है यहाँ पे, आयोडेट कहने का मतलब क्या है, KiO3 यहाँ पे आयोडेट के रूप में है I, तो उसको SO2 और जल से रिएक्शन कराएंगे तो I2 के रूप में उसको बाहर निकाल देता है, माने कि आयोडेट को यहाँ पे आयोडीन, फ्री आयोडीन के रूप में अपचयित करने का काम सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से करेगा। ये हो गया इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे कि जो नमी के उपस्थिति में जो रंगीन पदार्थ रहता है, कोई सा भी रंगीन पदार्थ जैसे कि सब्जी रहेगा या फिर खाने का कोई सा भी पदार्थ रहेगा, उसको अपचयन करके विरंजन कर देता है। विरंजन माने कि रंगीन को क्या कर देगा, रंगहीन या फिर कलरफुल को कलरलेस करने का काम यहाँ पे करता है। और जो कलरलेस का काम है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, और जो कलरलेस हुआ रहेगा वो अस्थायी रहता है, और फिर से जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फिर से कलरफुल में वह चेंज हो जाता है। ये हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में अपचायक गुण। अपचायक गुण अभी तक देख रहे थे, तो इसमें क्या कर रहा है, सबको इन सब में अपचयन का गुण पाया जा रहा है। अब देखेंगे ऑक्सीकारक प्रकृति। तो जो ऑक्सीकारक प्रकृति है उसमें क्या करेगा, ऑक्सीकृत करने का काम करेगा किसी भी चीज को। तो सबसे पहले इसमें जो है SO2, इसमें देखेंगे जो SO2 है वह ऑक्सीकारक के समान भी क्या करता है, बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। तो जो H2S है उसको सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। देखो ऑक्सीकरण का मतलब जो है हमेशा ऑक्सीजन का जुड़ना ही नहीं होता है। यहाँ पे लिया है H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण करेगा, तो हमेशा ऑक्सीकरण जहाँ पे बोला जाएगा वहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा ऐसा नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना माने अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना माने क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो किसी भी यौगिक में से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जैसे किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। लेकिन किसी भी यौगिक से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जो है H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण, तो जो H2S है इसमें हाइड्रोजन है 2 ठो, तो जब सल्फर के रूप में बदलेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, माने कि यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये देखो H2S और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराए तो H2O बन गया
प्लस यहाँ से सल्फर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद धातु को उसके ऑक्साइड में चेंज करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के जुड़ने वाला ऑक्सीकरण यहाँ से दिखाई देगा। जैसे मैग्नीशियम और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड बना। यहाँ पे पोटेशियम और सल्फर डाइऑक्साइड तो पोटेशियम सल्फाइड बना और यहाँ पे एक और सल्फर और ऑक्सीजन वाला यौगिक बन गया। यहाँ पे जो है आयरन और सल्फर डाइऑक्साइड करके आयरन ऑक्साइड प्लस आयरन सल्फाइड यहाँ पे बन गया। ये हो गया। अब कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसको जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड जो है स्टेनिक क्लोराइड में और मर्क्यूरस क्लोराइड जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड था, एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आया तो क्या हो गया, डाइऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार से जो इधर देखेंगे तो ये क्या है, स्टेनस क्लोराइड है तो उसको किस में चेंज कर दिया, स्टेनिक क्लोराइड में। और मर्क्यूरस जो क्लोराइड है उसको किस में चेंज करेगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड में। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl के रिएक्शन से होगा। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सल्फर निकल रहा है और दोनों में H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है। और उसके बाद जो है बचा हुआ है वो एक से दूसरे में चेंज हो जा रहा है। अब अगला है इसको कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको जल में हाइड्रोजन को क्या करेगा, जल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो हाइड्रोजन लेंगे प्लस सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो H2O बना देगा प्लस सल्फर को बाहर निकाल देगा। तो जो है हाइड्रोजन को इसके साथ रिएक्शन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ, माने कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि गर्म करने पे जो सल्फर तथा SO3 में अपघटित हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का एक से अधिक अणु लेंगे। यहाँ पे कितना अणु लिया गया है, 3 अणु लिया गया है। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, सल्फर बनेगा प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाते हैं, माने कि असममित विभाजन भी इसको बोला जाएगा। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का 3 अणु है पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 ठो बन रहा है और एक सल्फर बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखेंगे कि जो चूने के पानी में अगर हम लोग क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी का कलर क्या हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड बनता है प्लस H2O बनता है। जो कैल्शियम सल्फाइड बनेगा यह श्वेत कलर का रहता है, वाइट कलर का, जिसके कारण जो चूना का पानी है इसका कलर इसी वाइट कलर के कारण दूधिया दिखाई देता है और यह वाइट कलर अविलेय प्रकृति का होता है। अब इसमें देखो आगे क्या बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में थोड़ा सा प्रवाहित करेंगे तो दूधिया दिखेगा, फिर अधिक मात्रा में प्रवाहित करते रहेंगे तो जो पुनः जो वाइट कलर का बना रहता है वह पुनः कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो जो ये बना था देखो कैल्शियम सल्फाइड, इसमें फिर से प्रवाहित किए, माने लगातार प्रवाहित कर रहे हैं तो H2O ये था, ये तो रहेगा। तो इसके इन सब से मिल के क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइसल्फाइड यहाँ पे बन जाएगा जो कलरलेस होता है और वाटर में विलेय रहेगा। तो इस कलरलेस के कारण जो दूधिया बना था वो फिर से कलरलेस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ तक देखें उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग है, सबसे पहले अजलीय विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
जैसे किसी में विलायक के लिए वाटर का उपयोग करेंगे तो जलीय विलायक कहलाएगा, तो अजलीय विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो लिक्विड फॉर्म है उसको विलायक के रूप में यूज करेंगे। H2SO4 के निर्माण की जो व्यापारिक निर्माण के लिए H2SO4 का उत्पादन करते हैं उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब कीटाणुनाशक के रूप में माने कि जो फंगस रहता है, कवक, उसको नाश करने के लिए तथा जो फल है, फल सब्जी हरा वाला रहता है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसमें कीटाणु न हो ऐसा उसको परिरक्षित करने के लिए SO2 का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन द्वारा विरंजित किए गए पदार्थों से क्लोरीन की अधिकता नष्ट करने के लिए एंटीक्लोर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी पदार्थ को क्लोरीन से क्या किए हैं, कलरलेस किए हैं, तो किसी पदार्थ को क्लोरीन से के संपर्क में लाएंगे तो वह पदार्थ कलरलेस होगा, तो उसमें क्लोरीन कुछ मात्रा में बचा रहता है उस पदार्थ में, तो उसमें से क्लोरीन को हटाने के लिए एंटीक्लोर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है को सरलता से द्रवीकृत किए जा सकने के कारण, माने जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। इस कारण से इसका उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका जो है प्रबल अम्लीय प्रकृति होने के कारण प्रशीतक के रूप में ज़्यादातर यूज इसको नहीं करते हैं, उसमें बाधा लाता है। अब देखेंगे संरचना, तो इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी जो आकृति है कोढ़ी आकृति रहती है, माने कि एंगुलर प्रकार की आकृति इसमें पाई जाती है। यह देखो कोढ़, यहाँ पे ये कोढ़ बन रहा है, यहाँ पे कोढ़ बन रहा है, तो कोढ़ीय संरचना रहता है। और दो प्रकार की अनुनादी संरचना इसमें पाई जाएगी, और जो अनुनाद संकर होता है, इन दोनों अनुनादी संरचनाओं का मिला जुला रूप ही इसका अनुनादी संकर कहलाएगा। तो जो S, O और O देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का था वैसी बीच में सल्फर और 2 ऑक्सीजन, तो 1 2, इसको 1 ऑक्सीजन नाम देंगे, इसको 2 ऑक्सीजन। तो पहला डबल बॉन्ड पहले वाले ऑक्सीजन 1 और सल्फर के बीच में है, तो दूसरा वाला डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में है। और तीर का निशान जो बचा हुआ इसमें किस में है, दूसरे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, और इसमें किस में है, पहले ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। और सल्फर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको ये पूरा डोनेट कर दिया है, तभी यहाँ पे एरो का चिन्ह है। देखो 2 लोन पेयर ऑफ रहता है, तो 1 लोन पेयर को पूरा इसको डोनेट कर दी है, इसलिए एरो का चिन्ह है। इसमें भी 1 लोन पेयर को इस वाले ऑक्सीजन को डोनेट कर दी है। तो इन दोनों का जब अनुनादी संकर बनेगा तो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे देखो एक तो पूरा ठोस लाइन दिखाया गया है, ऑक्सीजन सल्फर के बीच में पूरा ठोस लाइन से बॉन्ड बना है, इसमें भी पूरा ठोस लाइन से बॉन्ड बना है। दूसरा जो बॉन्ड है डैश करके डॉट से दिखाया गया है, तो डॉट का मतलब है डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इसलिए इसमें भी डॉट लगाया है, या फिर इसमें भी डबल बॉन्ड हो सकता है। जो डबल बॉन्ड है वह परिवर्तनशील है, इसलिए डॉट करके उसको बताया है। और यहाँ पे जो बंद कोण होता है 109.5 डिग्री रहता है, माने कि इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। इसका जो बंद की लंबाई है 143 पिकोमीटर, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के जो बंद की लंबाई है 143 पिकोमीटर पाई जाएगी। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो आप लोग गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल को पढ़ लेना अच्छे से। इसका क्या क्या पढ़ोगे, गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण की विधि, जैसे हम लोग हर चीज़ का निर्माण पढ़ते हैं वैसे इसकी विधि को पढ़ लेना। और इसको पढ़ने के बाद इस डायग्राम को देखते हुए जो है आप लोग इस पूरा थ्योरी को पढ़ोगे। इसमें का सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की पूरी थ्योरी को आप लोग पढ़ लेना। इसमें का इधर भी देखो पूरा पेज नंबर कितना है, ये 468, इसमें भी पूरा थ्योरी दिया गया है। अब यह संपर्क विधि
तो इसको भी पढ़ लेना, संपर्क विधि को। और उसके पहले क्या दिया था यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का ये एक डायग्राम है। दूसरा डायग्राम है यहाँ पे, इसमें पूरा थ्योरी दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, जो है संपर्क विधि में उत्प्रेरक का उपयोग। तो उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को क्या करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो किस किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं, यहाँ तक आप लोग पढ़ के यहाँ तक कंप्लीट करना। अब उसके बाद जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, इसको मैं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ तक आप लोग पढ़ के कंप्लीट किए रहना। यह बस थ्योरी है, इसमें का सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं पे अगर नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन थ्योरी को कंप्लीट करना डायग्राम सहित। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक, यहाँ तक पढ़ के सबको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।